Hello everyone, welcome to our channel. This is Shalini Sharma once again. Please like, share and subscribe. I hope आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे. ठंड आ गई है, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा. हमारा टॉपिक चल रहा था द चैप्टर नंबर 9 द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947. काफी लंबा चैप्टर है, तो ऑलमोस्ट हमने ये पार्ट 5 बना लिया है. मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट पार्ट तक मैं उसे पूरा कंप्लीट कर लूं. क्योंकि इसलिए इतना टाइम लग रहा है क्योंकि एक एक चीज, एक एक मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ द पीपल्स महात्मा, मसीहा हु कुड ओवरकम मिजरी एंड पॉवर्टी. किसके बारे में बात हो रही होगी यहाँ? डेफिनेटली महात्मा गांधी जी के बारे में बात हो रही है. अब एक टाइम ऐसा आ गया जब लोग उन्हें मसीहा समझने लगे, लिटरली गॉड समझने लग गए. वो उन्हें ऐसे प्रे करने लग गए, ऐसे पूजा करने लग गए जैसे कि वो कृष्ण भगवान हो. पूरी एक बुक में फोटो बनी हुई है जिसमें बहुत सारे लीडर्स हैं, वो फूल बरसा रहे हैं और वो कृष्ण जी की जगह, जैसे महाभारत के टाइम हुआ था, कृष्ण जी की जगह रथ चला रहे हैं. और वो उनका वो जो फोटो है उससे ये मतलब वो सबको गाइड कर रहे हैं एज अ गॉड. वो सबको गाइड कर रहे हैं और बिल्कुल करेक्ट गाइडेंस के साथ सब आगे बढ़ रहे हैं. और क्या हो रहा है? पांडव कौरव में पांडव जीतेंगे, ये अज्यूम कर चुके थे वो लोग कि पांडव मतलब कि ये कंट्री इंडिया और वहां के लोग जीतेंगे. हु कैन फाइट अगेंस्ट जमींदार्स एंड कैन प्रोवाइड देम लैंड. इनफैक्ट वो ये नहीं सोच रहे थे कि वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए ही लड़ रहे हैं या उनके अगेंस्ट में हमारी लड़ाई है. अब उन्हें क्या लग रहा था, हम जो जमींदार वगैरह हैं जो हमसे टैक्स लेते हैं, हमसे पैसा लेते हैं, शायद महात्मा गांधी हमें उनसे भी सेव कर लेंगे. अब एक टाइम पे उन्हें क्या, अब मसीहा मतलब तो यही हुआ ना कि अब बहुत ज्यादा उनको, उनका जो लेवल है वो एक आदमी से बहुत ज्यादा ऊंचा पहुंच गया. अब उन्हें लग रहा है कि उनकी एक छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी शायद गांधी जी उसे सॉल्व कर देंगे. क्यों? क्योंकि एक तो वो लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट नहीं है उनका, वो सोचते ही नहीं इस बारे में. तो उन्हें क्या लग रहा है, वो तो जो बोलेंगे वो बिल्कुल करेक्ट होगा, बिना लड़ाई झगड़े के भी जब हम इतना आगे बढ़ सकते हैं इट मीन्स इस आदमी में बहुत कुछ है. डेफिनेटली उनके अंदर बहुत कुछ था. वो जो उनका लेवल सोचने का था वो बिल्कुल अलग था. अगर हम इस तरीके से सोचे कि क्यों लड़ाई झगड़ा, शायद इतने टाइम तक नहीं खिंचती बात. हम विद इन ईयर या 2 ईयर में शायद हमें फ्रीडम मिल जाती. मगर बात ये नहीं थी कि हम इस तरीके से फ्रीडम ले रहे हैं तो टाइम ज्यादा लग रहा है. बात ये थी कि फ्रीडम मिलने के बाद भी अगर लोगों को ये बात कंफर्म हो जाती कि लड़ाई झगड़े से हम अपनी बात मना सकते हैं, तो शायद फ्रीडम मिलने के बाद भी कंट्री इंडिया की जो गवर्नमेंट होती उससे भी जो पीपल है वो क्या करते, सिटीजन क्या करते, लड़ झगड़ के अपनी बात मनवाते, जो कि बिल्कुल गलत होता. उनका सोचना ये था, वो उस लेवल तक सोच रहे थे, इतनी दूर तक सोच रहे थे. तो अब जमींदार वगैरह से भी वो उन्हें बचा सकते हैं. जबकि महात्मा गांधी जी ये बोल रहे थे कि हमारी आपस की लड़ाई नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन नहीं है ये. आप ये समझिए कि हम बहुत ह्यूज लेवल पे कर रहे हैं. हमें तो एक कंट्री को दूसरी कंट्री के लोगों से बचाना है. हम कंट्री के लोग ही आपस में थोड़ी लड़के, ऐसा थोड़ी कि मैं अब छोटी मोटी लड़ाइयों को भी वो देखेंगे. उनको तो उनका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर था कि हमें तो, मुझे स्वराज चाहिए. स्वराज कैसे चाहिए? बिना लड़ाई के चाहिए. अब ये छोटी मोटी लड़ाइयां तो अब बाद में देखी जाएगी, उन्होंने ये सोचा होगा. अब उनको तो मसीहा मसीहा मतलब वो तो सारे ही सॉल्यूशन, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास है. लोग ऐसा सोच रहे थे. जबकि उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था कि जो लड़ाई है वो हमारे आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है. क्या लड़ाई है? दो कंट्रीज के बीच में. लाइक हु कैन फाइट अगेंस्ट जमींदार्स एंड प्रोवाइड द लैंड. उन्हें ऐसा लग रहा था. द पीजेंट्स ऑफ प्रतापगढ़ जो अब यूपी में है, तब मैनेज टू स्टॉप इलीगल एविक्शन ऑफ टेनेंट्स. उनके मतलब उनकी बातों से उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो वहां के लोग थे उन्होंने जमींदारों से उनके जो मतलब क्या होता था एक टाइम पे कि खेतों को गिरवी रख के और फिर उसमें खेती की जाती थी. गिरवी रख दिया कोई सामान और फिर खेती करवा रहे हैं, या आप अपना खेत गिरवी रख रहे हो फिर पैसा ले रहे हो. ये सब चीजें चलती थी इंडिया में. तब गिरवी रखा जाता था सामान, चाहे जमीन हो, चाहे सामान हो, चाहे ज्वेलरी हो. तो ये चीजों के लिए अब उन्होंने स्टेप लिए. किन लोगों ने? पीजेंट्स ने. कहाँ के? प्रतापगढ़ में. और कैसे तैसे उन्होंने क्या किया? इलीगल इवेक्शन ऑफ टेनेंट्स थी. टेनेंट्स मतलब उनके जो रहते थे जो लोग,
जो किराएदार, जो इलीगल तरीके से रह रहे थे वहां पर, उनके खेतों में काम कर रहे थे, उन लोगों को हटाया। तो उन्हें क्या लगा, हम किसके नक्शे कदम पे चले, गांधी जी के, और ये हमें बहुत ज्यादा फायदा मिला इस चीज का। मगर कुछ लोगों ने, जैसे ट्राइबल्स वगैरह ने क्या किया, ट्राइबल्स टुक सम एक्शन दैट डिड नॉट कन्फर्म गांधी आइडियाज। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स पे, ऑफिसर्स पे गोलियां चलाई थी, फॉरेस्ट में छुप कर गोलियां चलाई। अब ये उनका तरीका नहीं था, मगर उन्हें क्या लग रहा था, हम अपने तरीके से, स्वराज तो हमें भी चाहिए, गांधी जी ने बोला है कि कैसे भी लेना है तो अब हम ऐसे ही ले लेंगे, मगर ये कुछ तरीके गलत थे। वही बात है जो मैंने अभी आपको पहले बताई थी लास्ट वाले टॉपिक में, कि इन्हें ट्रेनिंग देने की जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी। फिर इन बिटवीन क्या होता है, 1922 में चोरी चोरा कांड हो जाता है। इसमें क्या होता है, 1922 में, ऐसे याद रखिएगा, 22 में ही 22 पुलिसमैन वर किल्ड बिकॉज द पुलिस हैज फायर्ड ऑन द डेमोन्स्ट्रेशन। उनके जगह पे गोली चलाने के कारण एक ही ऑफिसर ने ऐसा किया था, मगर क्या हुआ, 22 पुलिसमैन को मार दिया गया था, चोराचारी कांड वाले उस टाइम। जो ये चीज जो है बहुत गलत हुई थी, ये सही नहीं हुई थी। गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वाला जो चोरी चोरा वाला कांड है वो बिल्कुल गलत था। ठीक है, तो क्या हुआ था, मिड 1920s में गांधी सपोर्ट टू फाइट इलेक्शन एंड एंटर इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब उन्हें क्या लग रहा था, कांग्रेस वाला है ये, कांग्रेस में क्या होता है, अब वो लोग सोचते हैं हम धीरे धीरे क्यों नहीं इलेक्शन लड़ना शुरू करें, और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो लाइन है उसमें हम इन्वॉल्व होते चले जाए। क्यों, क्योंकि शुरुआत तो जो रूल्स बन रहे हैं वो वहीं से बन रहे हैं, अगर हम वहीं चले जाएंगे तो हम कितना कुछ सुधार सकते हैं, ये सोच थी उनकी। लीडर सच एज चित्तरंजन दास जो कि ईस्ट बंगाल के थे, और मोतीलाल नेहरू, इनका आइडिया था, ये ऐसा सोच रहे थे कि हम सपोर्ट करें, अब हम इलेक्शन फाइट करें, ये कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस टाइम फॉर्मेशन हुआ विद इन, ये 1920s की बात चल रही है। क्या क्या हुआ भाई, ये तो मूवमेंट चल ही रहा है, इसके साथ क्या क्या हो रहा है पूरे इंडिया में ये बता रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका भी फॉर्मेशन होता है इसी टाइम पे। रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, इन्होंने क्या किया था, तीनों पे, इन पे तो कितनी मूवीज बनी हुई, सबने देखी होगी डेफिनेटली। उन्होंने क्या किया था, थ्रू अ बॉम्ब, एक बॉम्ब फेंका था ना सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली, जब असेंबली हो रही थी, बहुत सारे लोग थे वहां पे इंडियंस भी थे, आपने बम फेंका, बहुत अच्छा किया। जो बात गलत हुई वो हुई, वहां पे इंडियंस भी तो थे, वो इंडियन तो हमारी ही कंट्री के थे ना। चलो वो गुस्सा, वो जो गुस्सा था उनका वो भी वाजिब था। एक लेवल पे बोलते ना कि जवान लोग हैं, ये कितने इयर्स के थे, ओनली बहुत छोटे थे, 23 इयर्स के तो भगत सिंह थे उस टाइम। सोचो वो कितने जवान हो गए, और वो कितना जवान गर्मी हो गई अंदर से कि मुझे कैसे भी करके हमारे, जैसे हम अपनी मम्मी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या कि अपनी मदर के लिए प्यार करते हैं, उतना प्यार उस टाइम लोगों में भारत के लिए था। अभी भी होगा डेफिनेटली, मगर वो जो था, वो जो इंथुजियाज्म था कि हम कैसे भी करके हमें फ्री होना है, इस इंडिया को बचाना है। इंडिया को ऐसे नहीं सोच रहे थे कि वो सबकी कंट्री है, मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा, कोई और नहीं, कोई और करेगा। उन्हें लग रहा था ये हमारे लिए, हमारा घर है, हमारा देश है। जैसे एक पक्षी होता है ना, घोंसले को कैसे बचाता है, कितना प्यार करता है उस घोंसले से, एक बार तिनका गिरता है वापस बनाता है, फिर तिनका गिरता है वापस बनाता है, कितनी कोशिशों के बाद वो फाइनली उसको इतना सुंदर बना देता है। वो ये थोड़ी सोचता है कि ये छोड़ो दूसरा घर बना लूंगा, किसी और ने तोड़ दिया वापस बना लूंगा, उसको कितना प्यार है उस छोटे से घोंसले से, वही चीज। तो इन्होंने क्या किया था, एम नॉट टू किल बट टू मेक द डीफ हियर, ये सुनाना, जो जिनके कानों में आवाज नहीं जा रही थी स्वराज की, वो उनको कैसे बम के थ्रू ये बता रहे थे कि सुनो हमारी बात, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, इस बात को सुनो। A police officer involved in लाठी चार्ज, डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। लाठी चार्ज जो हुआ था, एक पुलिस ऑफिसर था, वो क्या हुआ, लाठी चार्ज के दौरान क्या हुआ था, लाला लाजपत राय की डेथ हो गया था उस टाइम, और उसका गुस्सा जो था वो उन तीनों ने ऐसे निकाला था। 8 अप्रैल 1929 थ्रू अ बॉम्ब, उन्होंने कौन सी डेट को बॉम्ब फेंका था लेजिस्लेटिव असेंबली में, 8 अप्रैल 1929 में, एंड देन 23 मार्च 1931
1 साल के अंदर अंदर, हैंग टिल डेथ। और उस टाइम वो बहुत छोटे थे, 23 इयर्स की एज थी उनकी। तो सोचो वो जो टाइम था, और इस चीज से लोगों में इतना ज्यादा क्रोश आ गया था, इतना गुस्सा थे लोग कि एक जब ये जो डेट है जब उनको फांसी पे लटकाया गया था 23rd, एक दिन पहले कर दिया था, 24th को होना था। हुआ कब? 23rd को हुआ। रीजन लोगों को पता नहीं चले, कैसे तैसे उन्होंने क्या किया, उनकी बॉडी को काट के वो सोच रहे थे हम फेंक दे, मगर वो फेंक नहीं पाए, फिर उन्होंने जलाया। जलाने के टाइम में लोग आ गए थे और एक्सेस में भीड़ आ गई थी। वो बहुत गंदी तरीके से जलाया था, इकट्ठा करके भाई 3 उसमें और जलाने लग गए थे। लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इतना एग्रेशन था उस टाइम इस बात पे। तो उन्होंने क्या किया था, उस जो उनका फ्यूनरल टाइम था, जो वो जला रहे थे बॉडी, तो उसको वापस पूरी बॉडी को हटा के लकड़ियां लोगों ने पूरी बॉडी निकाली थी और वापस अपने तरीके से प्रॉपरली उनको वापस से फ्लेम किया था। ये बहुत बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है और बहुत ही अच्छी है। कभी आप ये मूवी देखी होगी डेफिनेटली, नहीं देखी है तो प्लीज एक बार ये पूरी स्टोरी कभी मैं ही आपको ब्रीफ में बताऊंगी। 1930, फिर 1930 में क्या हुआ, नो सॉल्ट लो। सॉल्ट इज एसेंशियल, कांट डिवाइड फॉर रिच एंड पुअर। ये किसने बोला? गांधी जी ने। उनको लगा कि ये 1930s का टाइम आ गया है। अब देखो, नो सॉल्ट लॉ मतलब आप इस पे भी इतना टैक्स ले रहे हो, और एक जो पर्टिकुलर जो सॉल्ट बना रहा है उसी का ही सॉल्ट है। ऐसा क्यों? हर किसी के लिए एसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है नमक। किसी आप डिवाइड नहीं कर सकते, किसी पुअर के लिए और किसी रिच के लिए, कहीं अमीर के लिए, गरीब के लिए, जमींदार के लिए। तो बहुत ज्यादा जरूरी है सॉल्ट, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्च स्टार्ट किया, मतलब पैदल चलना स्टार्ट किया, 240 माइल्स, साबरमती टू दांडी। दांडी मार्च सुना है ना, तो दांडी मार्च इसी को ही बोलते हैं, साबरमती से कहां तक? दांडी। और इसका पूरा जो किलोमीटर है प्लीज याद रखिए, 240 माइल्स। बॉयल, उन्होंने क्या किया, पानी लिया, उसको बॉयल किया, वहां गए, नमक को छुआ, जो कि बिल्कुल भी उस टाइम आप मतलब ये रूल था कि कोई जा नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता नमक, जो प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट के अंडर में था वो पूरा। तो उन्होंने उस नमक को, एक पूरी पिक्चर है, टच कर रहे हैं वो गांधी जी, उन्होंने नमक के लिए वो पानी बॉयल किया, सी वाटर, और प्रोवाइड किया सॉल्ट, कि सॉल्ट सबका अधिकार है, किसी एक पर्टिकुलर आदमी का नहीं है, किसी अमीर का नहीं है, किसी गरीब का नहीं है। देन अब देखिए, कुछ वुमेन जो आगे बढ़ी, आगे आई, सामने आई लोगों के इन सब लड़ाइयों के टाइम में। तो दांडी मार्च के टाइम सरोजनी नायडू साथ थी, डे 1 से लेके डे लास्ट तक सरोजनी नायडू महात्मा गांधी जी के साथ थी पूरे मार्च में। फिर अंबाबाई फ्रॉम कर्नाटक, इन्होंने क्या किया था, वो जो हमने अभी लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ा है ना, कि वो लिकर शॉप जो है उसको जलाया, तोड़ा फोड़ा, उन सब में वो साथ थी। कितनी कॉन्फिडेंट होंगी, कितनी बोल्ड होंगी वो, सोचो। एज में बहुत बड़ी नहीं थी वो। 2 बार अरेस्ट हुई, दोनों बार छूट गई, मगर उन्होंने क्या किया, स्पीच देना, लोगों को मोटिवेट करना हर वक्त चालू रखा। इनफैक्ट जब वो जेल में थी तो वो लोगों को लेटर लिख लिख के, जितने भी वहां पे जेल में लोग थे इंडियन, जो कि ऐसे ही किसी रीजन से बंद हुए थे, उनको लेटर लिख के, स्पीच देके मोटिवेट करती रहती थी कि अभी भी हम ऐसा मत सोचो हम यहाँ आए तो हम यहीं रहेंगे, हम बाहर निकलेंगे, हम वापस उसी जोश और जुनून के साथ वापस लड़ेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, गांधी जी स्टार्ट करते एक मूवमेंट, उसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें क्या कर रहे हैं वो, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अभी तक तो क्या हो रहा था कि लोग ब्रिटिशर्स जो है वो मारते चले जा रहे थे इंडियंस को। तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, डू और डाई। अभी भी उन्होंने ये नहीं बोला है कि हम मारेंगे, उन्होंने बोला या तो हम करेंगे या मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि एक टाइम के बाद जब आप गोली खाते जा, वो देख रहे हैं कि लोग गोली बेचारे बिना मतलब मर रहे, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, देखते थोड़ी रहेंगे, बैठे थोड़ी रहेंगे, हम लोग भी तो कुछ करेंगे। अब जब लेना ही है स्वराज, तो अब कुछ ना कुछ तो, कोई ना कोई तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी डिसाइडेड टू न्यू फेज ऑफ मूवमेंट एंड द नेम वाज डू और डाई। ज्वाइंड बाय स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट थे, जो कॉलेजेस स्टूडेंट थे, जो स्कूल स्टूडेंट थे, उन सब ने डिसाइड कर लिया हम भी ये ज्वाइन करेंगे मूवमेंट। कम्युनिकेशन एंड सिंबल्स ऑफ स्टेट अथॉरिटी वर अटैक्ड।
क्या हो रहा था, वैसे तो आप मार काट नहीं सकते मगर इतना तो कर सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर देंगे, मैगजीन्स पढ़ना बंद कर देंगे, यूज करना बंद कर देंगे, वो ब्रिटेन से रिलेटेड जो भी ऑफिसेज हैं वहां जाना बंद कर देंगे, इतना कर सकते हैं। सेट अप ओन गवर्नमेंट, कुछ एरिया जो था इंडिया का वो ऑलरेडी फ्रीडम, हमें जो फ्रीडम मिला उससे पहले ही फ्रीडम मिल गया था, और उन्होंने क्या बोला, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लड़ते रहो, मगर मेरी जो एरिया, मेरी जो अथॉरिटी है वो, जैसे ये बलिया के बारे में बता रही हूँ, लाइक बलिया बिहार, कि हमें तो आज ही फ्रीडम मिल गया, हम ना तो किसी को अंदर आने देंगे, और ऑफ कोर्स मिल भी गया था, ना तो उस राजा ने अंदर आने दिया किसी ब्रिटेन वालों को, ना उसका वो काम करता था, और एक तरह से ना ही वो इन्वॉल्व था, जो बाहर उसके एरिया के बाहर जो चल रहा था ना मूवमेंट, उसमें वो इन्वॉल्वमेंट भी नहीं दिखा रहा था। वो बोल रहा था जो मेरा एरिया, मेरा जो एम्पायर है वो मैंने फ्री कर लिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमने तो फ्री कर लिया, और ना तो कोई अंदर आएगा और ना हम में से कोई बाहर जाएगा। तो सेटअप ओन गवर्नमेंट, कुछ ने अपना ओन गवर्नमेंट सेटअप कर भी लिया था, मतलब धीरे धीरे हम काफी करीब पहुंच चुके थे हमारे फ्री होने के लिए, फ्रीडम के लिए। ब्रिटिश अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट दी, इन सब के साथ ब्रिटिशर्स का क्या एक्शन रहा होगा, वो भी चुप नहीं बैठे होंगे। तो एंड ऑफ 1943 90,000 वो अरेस्टेड, जिसको देखते थे वो अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, इतना अरेस्ट कर लिया था कि जेल में जगह ही नहीं बची थी। 1000 के, अब ये जो मारते भी थे तो कैसे मार रहे थे, जो ऊपर से फायरिंग हो रही थी, कहां से, प्लेन से, हेलीकॉप्टर से, उनको ये बोल दिया गया था कि कहीं भी ऐसा दिखे आपको, कोई मूवमेंट चल रहा है, कोई कैंपेन चल रहा है, वहां पे फायरिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। तो फिर किनका एरा आया सुभाष चंद्र बोस जी का, उन्होंने बोला तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कई लोग कहते हैं कि इनका और गांधी जी का जो आइडियाज थे बहुत डिफरेंट थे, गोल एक ही था, देखो गोल एक ही था, फ्रीडम, स्वराज, मगर क्या था, ये किस चीज में विश्वास करते थे, सिविल सर्वेंट थे, और ये लंदन से पढ़ के आए हुए, लंदन के हैं, वहां पे जॉब करी है इन्होंने, और एक मतलब एक सोल्जर होता ना वैसा दिमाग है उनका, एक आम आदमी जैसा नहीं है, एक सोल्जर वाला दिमाग है, तो वो कैसा चलेगा आप सोच सकते हो। जैसे इन्होंने इनफैक्ट हिटलर से भी मीटिंग कर ली थी, और हिटलर को ये तक नहीं पता चला था कि जो लोग हमारे जो ब्रिटेन के जो ऑफिसर थे जिनको ढूंढ रहे हैं वो यही है, सुभाष चंद्र बोस, और उनकी मीटिंग हो भी गई थी। केम फ्रॉम लंदन, क्विट सिविल सर्विस इन जनवरी 1941, लेफ्ट कैलकाटा होम, रेज्ड आजाद हिंद फौज, कलकत्ते का घर भी उन्होंने छोड़ा था 1941 में, वो भी चुपचाप सीक्रेटली, किसी को पता भी नहीं चला था। आजाद हिंद फौज उन्होंने सेटअप किया, इंडियन नेशनल आर्मी जिसको हम बोलते हैं INA, है ना, इनसे रिलेटेड है सुभाष चंद्र बोस से, INA, इंडियन नेशनल आर्मी। 1944 में क्या होता है, इम्फाल एंड कोहिमा कैंपेन फेल्ड हो गया था इनका, जापान वाला, ये बहुत ज्यादा तेज आदमी है ये एक्चुअली में। अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि उनका जब ये जो पूरा हुआ था ना इम्फाल वाला, जापान को उन्होंने फोर्स किया था, देखो ब्रिटेन, वर्ल्ड वॉर हुआ था ब्रिटेन जर्मनी, तो ब्रिटेन जीत रहा था, जर्मनी उनके ऑलरेडी अगेंस्ट था, तो जर्मनी और जापान उस तरफ वो गए कि देखो तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन, आओ मिलके इंडिया पे अटैक करें। इंडिया पे अटैक करने का मतलब उनका ये नहीं था कि इंडियंस पे अटैक करें, उनका था उनके गवर्नमेंट पे अटैक करें। गवर्नमेंट कौन, ब्रिटेन। तो लड़ाई भाई तुम्हारी जर्मनी की, उसकी लड़ाई, वो उसका दुश्मन है, तो उनको पता था ये हमारा सपोर्ट करेगा, तो वो लोग क्या कर रहे थे, साथ मिलके उनकी आर्मी, सुभाष चंद्र बोस की आर्मी और जापान वाली आर्मी, दोनों इम्फाल की तरफ से एंटर कर रहे थे। जैसे इंडिया है, यहाँ पे है जापान, तो जापान की तरफ से, मगर हुआ क्या कि बहुत सारे रीजंस, क्या हुआ, बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए, जापानीज ऑफिसर्स और सोल्जर के बीच में और इंडियंस के बीच में, उनको खाना कम दिया जाता था, उनका केयर नहीं किया जाता था इंडियंस का, तो उनके बीच में ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे, और प्रॉपर चीज हुई नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होने लग गई थी, और वो सब कुछ मतलब फेल हो गया वो उनका पूरा प्लान, और अरेस्ट हो गई थी आर्मी मेंबर जितने भी थे वो सब अरेस्ट हो गए थे, और बोस जी थे वो प्लेन क्रैश में एक्सपायर हो गए थे, या कुछ लोग कहते हैं वो भाग गए थे, जो भी था देखें। तो ये पूरा इनका एरा था इस टाइम। फिर बिगिन व्यूइंग मुस्लिम एज सेपरेट नेशन, मीनवाइल क्या चलता रहा था, मोहम्मद जिन्ना ने क्या बोला था, मुस्लिम लीग तो बना ही ली थी, अब उन्होंने कहा कि यहाँ तो जवाहरलाल नेहरू बनने वाला है प्राइम मिनिस्टर, तो एक काम करता हूँ मुस्लिम लीग का मैं बनूंगा, तो उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप ही मैं अलग बना लेता हूँ, एक अलग ग्रुप बना लूंगा जिससे फायदा मुझे ही होगा। क्या फायदा होगा कि ये लोग इंडियंस तो इनको वोट दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि कोई मुस्लिम्स
जो स्टैंड किया, जो इलेक्शन के लिए खड़े हो, उनको भी वोट नहीं मिल रही थी मुस्लिम्स की तरफ से, वो भी कांग्रेस को ही वोट दे रहा था। तो उन्होंने सोचा मैं तो एक कंट्री अलग बना लेता हूँ मुस्लिम्स का और उनका लीडर मैं रहूंगा। एज मुस्लिम वो माइनर थे, फेल्ड इन इलेक्शन, कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट दैट देयर इज नो सपोर्ट ऑफ मुस्लिम्स। उन्होंने बोला ही नहीं कि मैं सपोर्ट नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता, कांग्रेस में ऑलरेडी इतने मुस्लिम जो है मेंबर्स हैं, तो हम ऐसा तो है ही नहीं कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप एक ही उसमें रहिए कंट्री में। तो ब्रिटिश क्या करा उस टाइम, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, मार्च 1946 में 3 मेंबर्स आए, केम टू दिल्ली। कौन कौन आए थे, क्रिस्प आए थे, पैट्रिक लॉरेंस आए थे और अलेक्जेंडर आए थे। इन तीनों ने भी क्या बोला कि एक ही होनी चाहिए कंट्री, डिवाइड नहीं होना चाहिए। बट 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे इन्होंने अनाउंस कर दिया। डायरेक्ट एक्शन डे मतलब हम इस दिन हमारा फ्रीडम लेके रहेंगे। अब इसमें क्या हुआ, लोग जो थे वो मिक्स्ड फीलिंग थी। मिक्स्ड फीलिंग क्यों भाई, ब्रिटेन से तो हमें छुटकारा मिल रहा है मगर लोग भी तो डिवाइड हो रहे हैं। छोटी छोटी जो स्टोरीज हैं वो बहुत ज्यादा टचिंग है। इधर भी प्रॉब्लम हो रही है, लोग मार रहे हैं, गिर रहे हैं, क्या ट्रेन में जा रहे हैं तो गिर रहे हैं। आपने गदर देखी होगी मूवी, कितना अच्छे से डिटेल्स के साथ बताया गया है। तो वो ब्रिटेन के साथ हमें छुटकारा मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, मगर खुद का ही घर टूट रहा है। ये चीज बहुत ज्यादा हर्ट कर रही थी लोगों को। तो इन सब चीजों को हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फीलिंग। तो अभी तक तो हम यहाँ तक आ गए हैं। अब क्या होने वाला, नेक्स्ट ये होने वाला है कि हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या हुआ, इंडिपेंडेंट के बाद इंडिया कैसा था, क्या बना, और जस्ट इंडिपेंडेंस मिली, ब्रिटेन वाले जा रहे थे, तब क्या हुआ, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पूरी डिटेल्स में पढ़ लेंगे। थैंक यू।